हेलो दोस्तों, HKS ऑनलाइन परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, क्लास 9th की केमिस्ट्री आज फिर लेकर एक बार हाजिर हैं आप लोगों के सामने कि जो भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए थे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे उसको पीछे छोड़ते हुए आगे चलते हैं अगली टॉपिक पे। क्या है अगली टॉपिक, उसको कुछ समझेंगे, जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्लास 9th की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास? क्लास 9th की क्लास 9th में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। उसके आगे क्या चीज़ें हैं, 5 चीज़ें आप लोग बताएंगे। पहले कौन सी 5 चीज़ें हैं? पहले वो चीज़ें हम लोग आसानी से समझेंगे, फिर अगली टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला होता है कि हिमांक। क्या होता है? हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फिर दूसरा आता गलनांक। गलनांक बोले तो पिघलना, मेल्टिंग। तीसरी चीज़ें आती हैं क्वथनांक। बॉइलिंग। चौथा वाष्पन। वाष्पन को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर आता है 5वां संघनन। संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इन जो भी चीज़ें हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है कि अगर कोई द्रव, क्या होता है? द्रव। फ्रीज बोले तो जमना, कि द्रव जब बदलकर किस अवस्था में हो जाता है? ठोस में। वह निश्चितता जिस पे कोई द्रव वो किस अवस्था में बदल जाता है? ठोस अवस्था में। यही उसका क्या कहलाता है? हिमांक। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव जमने लगता है। क्या होने लगता है? जमने लगता है। वह उसका क्या कहलाता है? हिमांक। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग बोले तो पिघलने की बात आती है। क्या आती है? पिघलने की। कोई पानी पिघलेगा नहीं, वो तो खुद द्रव अवस्था, द्रवित रूप में है। तो अब आती है कि बातें क्या, कि कोई ठोस होता है, जब वो द्रव अवस्था में वापस आ जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। वही उसका मेल्टिंग बोले तो गलनांक कहा जाता है। वह निश्चित ताप जिस पे कोई ठोस वो क्या होने लगे? पिघलने लगे। वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका गलनांक कहलाता है। फिर आती है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि कोई द्रव जब उबलने लगता है, क्या होने लगता है? उबलने। तो वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है, क्या करने लगता है? उबलने लगता है। वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब आती है वाष्पन, कि उबलने के बाद, उबलने के ऊपर, कि जब वाष्प रूप में बदलने लगे। मतलब कि वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलने लगे। किसमें? वाष्प अवस्था में बदलने लगे। वही उसका क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। मतलब कि पानी होता है, गर्म करते 100 डिग्री पर उबलने लगता है। 100 डिग्री से ऊपर अगर हम उसको गर्म करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे कणों के रूप में जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। फिर आती है संघनन। संघनन में कोई वाष्प होता है। क्या होता है? वाष्प। वह वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। संघनन बोले तो जलवाष्प जो होती है वो ठंडा होने के बाद वो द्रव के रूप में वापस
आ जाती है, यही क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। कि अगर हम ले लेते हैं जनरली किसी हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, फिर उस द्रव को गर्म करेंगे फिर वो गैस अवस्था में बदलेगा। तो कुछ चीज़ें बताएंगे, फिलहाल इधर चलिए आप लोग। ये ले ले ठोस, ये द्रव है, ये गैस है, ठीक है। तो अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, वो जनरली किस में आता है? वो द्रव में बदल जाता है। द्रव को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? गैस में। फिर अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करेंगे, फिर ये बदल जाएगा द्रव में। द्रव को ठंडा करेंगे, ये जम जाएगा किस में? ठोस में। तो यहाँ अब बातें करते हैं कि ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, मतलब ठोस पिघलता है तो ये इसका क्या कहलाएगा? गलनांक ए होगा। क्या होगा? गलनांक। अब अगर द्रव को गर्म करते हैं वो गैस अवस्था में बदल जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। फिर गैस को अगर ठंडा करते हैं, गैस को या वाष्प होता है, ठंडा करते हैं वो द्रव में बदल जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। फिर अगर कोई द्रव है, द्रव को ठंडा करेंगे वो ठोस में बदल जाएगा, यह इसका क्या कहलाएगा? यह इसका हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक। फिर आता क्वथनांक। क्वथनांक बोले तो उबलना। क्वथनांक कोई उबलने लग, जब कोई वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है, क्या होने लगता है? उबलने लगता है, यह इसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। आप लोग सुने होंगे, क्या सुने हम? कि ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन क्रिया, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को सीखते हैं पहले, ये सब हटा देते हैं। ऊर्ध्वपातन क्रिया होती क्या है? पहले इसको जनरली कोई ठोस होता गर्म करते हैं, वो किस में बदलता है? द्रव में। द्रव से गैस अवस्था में, फिर गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। तो एक क्रिया है गर्म करने पे। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं वो द्रव रूप में न बदलकर सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस रूप में। मतलब कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव में न बदलकर सीधे किस में बदल जाते हैं? सीधी गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मतलब कि कोई ठोस होते हैं, उन्हें गर्म करते हैं तो वह द्रव में न बदलकर सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर, नौसादर, आयोडीन। नौसादर होता अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NH4Cl। और एक आती है इसका उल्टा निक्षेपण क्रिया। क्या कहलाता? क्या? निक्षेपण। निक्षेपण में ये होता है कि इसकी उल्टी बातें हैं कि अगर हम कह दें कि ठोस को हम गर्म कर रहे थे, उस किस में बदल रहा था? गैस में। अब कोई गैस है, गैस मतलब कि अब ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं? कपूर, नवसादर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब क्या होता है? ये सब होते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो होते हैं कपूर वगैरह, तो इनको गर्म करते हैं तो वो ठोस से गैस में बदल जाते हैं, और ठंडा करेंगे तो गैस से ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। अगर उनको ठंडा करेंगे तो ठंडा, अगर ऐसे पदार्थों को, ठीक है, ऐसे पदार्थों को
ठंडा करने पर वह गैस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में। यही क्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण। बोले तो ऊर्ध्वपातन की उल्टी क्रिया निक्षेपण है। ऊर्ध्वपातन में ये होता है कि कोई ठोस होता है, उसे गर्म करते हैं, वो द्रव में न बदलकर गैस अवस्था में बदल जाता है। और निक्षेपण में ये होता है कि जो गैस अवस्था में पाया गया है उसे हम ठंडा करेंगे, वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। यही क्रिया निक्षेपण कहलाती है। मतलब कि अगर हम एक बाल्टी में पानी या एक थाली में पानी रख दें, जब रखेंगे बाहर तो अब देखिए, जब रखेंगे तो वो धीरे धीरे जलवाष्प बनकर उड़ेंगे कि नहीं, उड़ेंगे। यही क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित गर्मी के कारण जल का वाष्प रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। अब आती हैं बातें कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो इसको हम देखेंगे। पहला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए कि अगर हम कहते क्षेत्रफल बढ़ेगा, कि कपड़े अगर भिगो के वैसे डाले हैं तो वैसे मोड़ कर ले जाकर रख दिए तो सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, लेट सूखेगा। अगर उसको फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है, मतलब उसका एरिया बढ़ा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा तो वाष्पीकरण क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम कह दें कि एक गिलास में पानी रख दें तो धूप में अगर रख दिए वो धीरे धीरे उड़ेगा। अगर वही गिलास में का पानी अगर हम किस में, थाली में रख दें, वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा। जैसे कि गिलास मान लेते हैं, ये है कि गिलास कुछ ऐसे है, यहाँ पानी अगर ऐसे कुछ डाल दिए, यहाँ तक पानी है, तो अगर ये थाली मान लेते हैं, ऐसे कुछ थाली है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो यहाँ जब सूर्य की रोशनी काफ़ी क्षेत्रों में पड़ेगी कि नहीं, दूर तक पड़ेगी कि नहीं, यहाँ भी हर जगह पड़ेगी, यहाँ खाली इतने दूर पड़ेगी। तो यहाँ अगर एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा वाष्पीकरण क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होती है, बढ़ती है। फिर आती है दूसरी बातें कि तापमान में वृद्धि पर। तो अगर हम कह दें कि ठंडी में कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूखता है या लेट सूखता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठंडी में लेट सूखता और गर्मी में 1-2 घंटे में सूख जाएगा कपड़ा। तो अब देखिए, तापमान अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। मतलब कि वाष्पीकरण बढ़ने पर, अर्थात तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। फिर आता है बातें कि वायु में वृद्धि पर, वायु की गति। बारिश के समय में कि धूप वगैरह होती नहीं है तो रात में हम क्या करते हैं, फैन चालू करके कपड़े डाल देते, सूख जाते हैं। तो अगर यहाँ पर वही बात होगी कि अगर वायु की गति में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि अगर हवा तेज चलेगी, उसमें कपड़े डाल देंगे तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। अर्थात वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब आती है लास्ट हेडिंग इसमें कि आर्द्रता। हमारे वायुमंडल के वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। मतलब जो हमारी नमी बनी है, वायुमंडल में जो नमी है
नमी को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। बार बार बारिश हो जाती है तो नमी बनी रहती है, तो क्या जल्दी सूखता है वहाँ पर? अगर यूँ कह दें कि वहाँ पर अगर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी? तो घटेगी। क्या होगी? अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या होगी, घटेगी। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए पहली बात, स्पिरिट होता है या फिर पेट्रोल होता है। अगर उसको हम अपनी हथेली पर गिराते हैं, हथेली पर गिराएंगे तो हमारी हथेली में या हमारे हाथ में कुछ गुप्त ऊष्मा होंगी, कुछ ऊष्मा होगी कि नहीं? जब यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर अगर हम बूंदे गिराएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बना लेते, यहाँ पर अगर हम बूंदे गिरा दें तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगी कि नहीं, कुछ ऊष्मा होगी कि नहीं? ये तुरंत इसके संपर्क में आएगी। यहाँ पर जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो यहाँ संपर्क में आ जाएगी, जिसके कारण ये जो बूंदे हैं ये वाष्पित हो जाएंगी। जब वाष्पित होकर ऊपर उड़ेंगी तो हमारे हाथ में, हमारे हथेली पर शीतलता का आभास होता है। फिर आती है दूसरी बातें कि अगर कि ये क्या है, एक गिलास लिए हैं, ये बर्फ़ है, बर्फ़ भर दिए हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं तो यहाँ पर जल की बूंदें दिखाई देती है। तो अब देखते हैं कि ये हमारा वायुमंडल है, चारों तरफ क्या है, वायुमंडल यहाँ पर है, वातावरण है, यहाँ पर कुछ जलवाष्प होंगे कि नहीं? जलवाष्प जो होंगे जब वो इस गिलास के संपर्क में आएंगे तो यहाँ संघनन की क्रियाएं होंगी। क्या होंगी? संघनन की। तो उनके कारण वो शीतल होंगे कि नहीं? इस बर्फ के कारण ये भी शीतल होंगे। शीतल होने के कारण क्या होगी? कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन जब प्रोसेस होती है तो एक क्या होते हैं, ये बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी बातें हो गई बच्चों कि जो चीज़ें न समझ में आई होगी उसको आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप करिए, ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।